क्या लॉ सच में मर्दों के खिलाफ है या इट्स नॉट इजी फॉर मेन? आपने कभी सुना है कि कोई लड़का जलकर मर गया शादी के बाद? नेवर। ये औरतों के साथ ही हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सभी लॉज आए थे। अब क्या होने लगा है, उनका मिसयूज़ होने लगा है। किसी ने क्वेश्चन भेजा है दैट आई एम स्लैप्ड ऑफन और मेरे पति मुझे थप्पड़ मारने के बाद अपोलोजाइज करते हैं, सो बेसिकली सॉरी बोल देते हैं हर सुबह उठ के। तो इस स्टोरी का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम ऐसी स्टोरीज़ काफ़ी देख रहे हैं। लोग आते हैं कि सर मुझे डाइवोर्स चाहिए। वाइफ ने क्या करा? नहीं, कुछ नहीं, परेशान करती है उनको। All right, welcome to a brand new episode of Incompletely Yours, the Legal Chapter. My name is Divya और honestly ना ये जो टेरिटरी है, ये जो विषय है, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के बहुत दूर है और इसीलिए मुझे लगता है कि आई एम ट्राइंग टू गेट यू द बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, ताकि वो जो सवाल जिसके हम आंसर्स खुद इधर उधर लिख कर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो आपको मिल जाए. माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन द कोर्ट टॉट मी वन थिंग कि कुछ बेसिक चीज़ें अगर हमें पता हो तो वो रास्ता और डायरेक्शन लेना रिलेटिवली आसान हो जाता है. ऑन द शो टुडे इज़ एडवोकेट प्रशांत चौधरी जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ काफ़ी सारे उन क्वेश्चंस को आई एम होपिंग दूर करने के लिए या उनके आंसर्स देने के लिए जो आपको परेशान करते हैं. प्रशांत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दिव्या फॉर दिस इन्विटेशन. आपने इतनी ग्रेशियसली और बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया है, उसके लिए थैंक यू. बिकॉज जब ऑनेस्टली मैं जानना चाहती हूँ, जब मैंने बोला कि डिवोर्सेस के ऊपर पॉडकास्ट है और ऐसे ऐसे मैं कर रही हूँ, व्हाट वाज योर रिएक्शन सबसे पहले? कि मतलब एनी टेक ऑन दैट, क्योंकि आप डेली हैंडल करते हो. यस यस यस. हमने काफ़ी देखे हैं, वीडियोस वगैरह काफ़ी हैं ऑनलाइन, बट द थिंग इज़ वी नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल. अगर आपको कुछ कानून का जानना है, यू हैव द एक्सेस, यू कैन गूगल इट. द थिंग इज़ गूगल इज़ नॉट द रियलिटी. तो हम आज बात करेंगे वो प्रैक्टिकली क्या होता है कोर्ट्स के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे. और काफ़ी कुछ होगा जानने के लिए. काफ़ी कुछ होगा. और बात वही है, जैसे कभी कभी छोटा सा हेडेक अगर आप गूगल करो ना, वो आपको सीधा वहाँ पहुँचा देता है, जबकि प्रॉब्लम बहुत छोटी हो सकती है. और वही चीज़ आई थिंक विद लाइफ भी होती है. डू नॉट ट्रस्ट द इंटरनेट फॉर एवरीथिंग, एंड इफ़ यू डू, हियर एंड वॉच द राइट थिंग्स. बाय योर पर्सनल एक्सपीरियंस इफ आई आस्क, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है काफ़ी डिले कर देती है? मतलब केसेस इतने पाइल अप हो जाते हैं, डिले फ्रॉम द जुडिशरी या प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है वो तो है ही, क्या कुछ मिस होता है एक हस्बैंड और वाइफ के साइड से कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं? द थिंग इज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन दिस. ऐसा ही नहीं है कि जुडिशरी की तरफ से डिले होता है. काफ़ी बार पार्टीज़ हैं वो डिले करती हैं फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट. अगर उन्हें पता है कि आज मेरी अपीयरेंस है और आज मेरे खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, एडवर्स ऑर्डर हो सकता है, देन दे विल गो कि ठीक है इसमें डिले करते हैं, आज प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं. इन सभी को फैक्टर्स को देखते हुए आजकल हम देख रहे हैं कि इस वजह से डिले काफ़ी ज़्यादा है. जुडिशरी अपना काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम केस को कर पाएँ रिजॉल्व, बट अभी डिलेज हैं. एंड लेट्स सी फ्यूचर में हम एक अच्छा रिजल्ट देखेंगे. बट व्हाट डू यू थिंक? आई नो इस बहुत एब्रप्ट क्वेश्चन है, बट ये इतने डिवोर्सेज जो बढ़ रहे हैं, राइजिंग केसेस, हम जब भी बात करते हैं यही बोलते हैं, बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत डिवोर्स हो रहे हैं. आप और मैं भी ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस ये इतने डिवोर्सेज बढ़ने के? दे आर मल्टीपल फैक्टर्स. एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग. द सेकेंड थिंग इज़ अभी भी वो कम्युनिकेशन गैप है. अगर हमारे बीच में मैंने ऐसा देखा है कि कोई भी आप कंफर्टेबल नहीं है, पार्टनर के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप सेकंड थिंग इज़ आप सर्च करते हैं कि यार ठीक है ये काम नहीं कर रहा, लेट्स गो फॉर द डाइवोर्स, लेट्स गो फॉर द सेपरेशन. द थर्ड थिंग इज़ जो मैं यंग जनरेशन में काफ़ी देख रहा हूँ कि हमें रील्स दिखाई जाती है, रील्स देखते हैं कि शादी के बाद लाइफ काफ़ी हैपनिंग होगी, बट द रियलिटी इज़ जब दो लोग नए आते हैं, जुड़ते हैं, तो काफ़ी कुछ होता है जो आपको एडजस्ट करना होता है. और फर्स्ट फेज़ जो होता है लाइफ का, जो मैं मानता हूँ 1 से 2 साल का होता है, उसके अंदर आपको काफ़ी एडजस्टमेंट करना होता है. तो वो रील से काफ़ी अलग है. Yes. वहाँ आपको दिखेगा कि सब कुछ अच्छा है आपके साथ, मेरे साथ नहीं है. अगर मेरी लाइफ अभी इतनी ख़राब है तो फ्यूचर में क्या होने वाला है. बट द थिंग इज़ वो जो आपके फर्स्ट 1 से 2 साल हैं, आपको उसमें एडजस्ट करना होगा, अपने पार्टनर के साथ एक दूसरे को समझना होगा, फिर उसके बाद आपकी लाइफ स्मूथ होगी. आई थिंक ये चीज़ ना मेरे इनकम्प्लीटली योर्स में भी आई है, एंड नाउ इवन द लॉयर्स आर मेंशनिंग इट. और ये बात सच है, कहीं ना कहीं वो 1-1.5 साल सेटलमेंट का खुद को देना ज़रूरी है. एडजस्टमेंट्स, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़, वो नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन रिस्पेक्ट, बट येस, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है, एंड देन यू फाइंड योर ट्यूनिंग. द थिंग इज़ आप 25-30 साल अकेले रहे हैं, अब आपको किसी के साथ एडजस्ट होना है, तो वो टाइम लगेगा आपको, सब परेशानी होंगे आपको. तो ये मैं यंगस्टर्स में देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा कि वो 1 साल के बाद 6 महीने के बाद ही आ जाते हैं कि सर नहीं हो रहा. अब आपने भी शादी कराई थी और आप हमारा डाइवोर्स कराओ. द थिंग इज़ वी हैव टू चेक ऑल दिस थिंग. तो एक क्वेश्चन है जो सबसे क्रिटिकल है, और मैं ना पूरे नोट्स लिख कर लाई हूँ प्रशांत, कि बिकॉज अक्सर जो मुझे चीज़ सुनाई देती है इस पॉडकास्ट के दौरान भी और वैसे भी, क्या लॉ सच में मर्दों के खिलाफ है या क्या लॉ सच में इट्स नॉट ईजी फॉर मेन मैट्रिमनी में? ओके इन मैट्रिमोनी अगर हम देखें, वी हैव द डाइवोर्स
एलिमनी, डाउरी, ये सभी एक्ट्स आए थे फॉर द वीमेन एम्पावरमेंट. या अगर आप हमारे पास्ट के इंसिडेंट्स देखें, आपने कभी सुना है कि कोई लड़का जल कर मर गया शादी के बाद? नेवर. ये औरतों के साथ ही हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हुआ है. उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सभी लॉज आए थे. बट द थिंग इज़ टाइम के साथ साथ अब क्या होने लगा है, उनका मिसयूज़ होने लगा है. इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा है. मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा होने लगा है. और मैं उन इंसान को जो इसका मिसयूज़ करते हैं, उसमें वो इंसान नहीं है बस कि जिसके साथ ये हो रहा है या कर रहा है वो. इसके अलावा उनको गाइड करते हैं. हमारी फैटर्निटी के भी लोग हैं. अगर उनके पास आप जाओगे, आप उनसे पूछोगे सर मुझे रिपोर्ट करनी है, मेरे साथ ये इंसिडेंट्स हुआ है, तो वो बताते हैं ठीक है आप ये लिखो, इसके अलावा जो मैं बताता हूँ आपको स्टोरीज, आप ये सब मेंशन करो. तो उन्हें कौन सिखा रहा है मिसयूज़ करना? दे नो नथिंग. या दे नो नथिंग. दे नो नथिंग. उन्हें हम बताते हैं कि यस, अगर आपको प्रेशर बनाना है, यू नीड हाई अमाउंट ऑफ एलिमनी, आपको मेंटेनेंस अच्छा चाहिए, आपको प्रेशर डालना है दूसरी पार्टी पे, तो वरना वो डरेंगे नहीं. लॉज में कुछ नहीं है, हम एक्स्ट्रा इनपुट डालेंगे तभी कुछ हो पाएगा. तो ये दीज आर द फैक्टर्स फॉर इट. आई थिंक दैट्स द कीवर्ड दैट यू सेड, दे नो नथिंग. हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है. इसीलिए व्हेन यू चूज अ लॉयर टू फाइट योर केस एंड टू रिप्रेजेंट यू, आप वहाँ भी थोड़ा रिसर्च करो एंड यू शुड हैव दैट कॉन्वर्जेशन की जो आपको बेनिफिट कर सके. ऑन दैट नोट कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे, फॉर एग्जाम्पल, मैं कल अपने केस के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे मेरे लॉयर को पूछना या बताना चाहिए टू स्टार्ट द केस. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, कॉन्वर्जेशन जो मेरे लॉयर के साथ मुझे सबसे पहले करनी चाहिए डिवोर्स केस शुरू करने से जब पहले. आप स्टार्ट करते हैं, द थिंग इज यू हैव टू टेल द रियलिटी. झूठ नहीं बोलना सबसे बिल्कुल पहले नहीं तो. बोलना आपको झूठ. द थिंग इज़ आप जब जाते हैं तो आपको ऐसे झूठे वादे कर दिए जाते हैं कि ठीक है यू विल गेट द रिलीफ इन 2 मंथ, 6 महीने में आपका पक्का हो जाएगा. आपको परेशान कर रहा है, मैं उसको भी जेल में डलवाता हूँ, उसकी फैमिली को जेल में डलवाता हूँ. और ये बस जाने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, हाँ ठीक है मेरे पास एक क्लाइंट आया है, और आप उससे एडजस्ट करते हैं कि मैंने इतने साल इतना सब कुछ सहा है, तो 6 महीने और सही ठीक है, मैं कोर्ट्स के धक्के खा लूँगी, इधर उधर चले जाऊँगा, मैन और वुमेन कोई किसी के लिए भी हो. बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट. अगर आप कोर्ट्स में अगर एवरेज देखें एक केस को, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट 80% केसेस में 3 साल बाद, 2 साल बाद सेटलमेंट ही होता है. दिस इज़ द रियलिटी. कोर्ट्स को डिसाइड करना ही काफ़ी मुश्किल होता है कि कैसे इसको डिसाइड करें. आपस में इनके दिक्कतें इतने होती हैं, कोर्ट्स उसमें कुछ एक एक्शन नहीं ले पाता कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करें. फाइनली पार्टीज़ देखते हैं कि यार हम दोनों ही परेशान हो रहे हैं. लॉयर्स हैं जो इन्जॉय कर रहे हैं, अदरवाइज वी आर इन ट्रबल. तो एट द फाइनल स्टेज वो क्या करते हैं कि लेट्स गो फॉर द सेटलमेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस. दिस इज़ द रियलिटी. एंड जब आपने सेटलमेंट वर्ड बोला ना प्रशांत, वो भी बहुत, जब आप बोलते हो कि सेटलमेंट ही होती है, 80% केसेस में we have the settlement. अगर हम उसको सिंपली बता सके कि सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, कि दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेती है, दिस इज द टर्म, आउट ऑफ कोर्ट सब कुछ सॉर्ट हो जाता है और हम फिर पेपर वर्क. यस, द थिंग इज़ जैसे आपने कोई एलिगेशन लगाए, आपने एफआईआर कराई, अपोजिट पार्टी ने काउंटर कंप्लेंट की, आपके केसेस स्टार्ट हो गए. डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया, डाउरी का हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का हो गया, फिर उधर से लग गए. अब दोनों पार्टीज़ वो कोर्ट्स में है. आपकी ऑन एवरेज आपके खिलाफ 4 से 5 केसेस हैं, और आप लगाइए फ्रिक्वेंटली आपको विजिट करना होगा सभी कोर्ट्स डेट्स में. 2-3 साल आप ऐसे ही रहे परेशान. फिर समहाउ आप कहीं ना कहीं सोचेंगे कि यार हमें एट द लास्ट ये ख़त्म ही करना है. तो आप बैठोगे. होता क्या है कि कोर्ट्स में भी ना मीडिएशन का एक रोल होता है. वो मीडिएशन कराते हैं कि चलो ठीक है, अब आप थक गए, परेशान हो गए, मीडिएशन में आप जाइए, दोनों बात करिए. तब वहाँ बैठते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये हमारे केसेस हैं, ये हमें डिसाइड करना है. जो भी आप दोनों पार्टी मिलकर वहाँ पे म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, ये एलिमनी डिसाइड कर लेते हैं या आपको ये पेमेंट करना है. वो डिसाइड होने के बाद क्वेश्चन के लिए आप चले जाते हैं. जो भी आपने एफआईआर की है, कंप्लेंट की है, जो विड्रॉ हो सकती है आप विड्रॉ करते हो, अदरवाइज उन्हें क्वेश्चन कराते हो आप. दिस इज़ द प्रोसीजर. इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर. यस, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर. आपको क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाएगा, और आप परेशानी भी काफ़ी होती है. आपको विजिट्स करने होंगे, कोर्ट्स जाना होगा, क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा बार बार कि हाँ ठीक है आप किसी प्रेशर में तो नहीं है. या आई थिंक वो वाली चीज़ जो प्रशांत ने बोली है वो सबसे क्रिटिकल है. प्लीज़ ये मत बोलिए कि 2 महीने और 3 महीने में केसेस खत्म हो जाएंगे. लेट्स ऑल बी ऑनेस्ट टू ईच अदर, क्योंकि केस लंबा चला जाता है अनलेस समथिंग एल्स हैपेंस. इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपको उसको रियलिटी बता दो. कि जैसे कोई इंसान बोलता है ना कि सर मैं 6 महीने ये ट्रॉमा झेल पाऊँगा, तो उन्हें बताओ ये ट्रॉमा नहीं है. लिव योर लाइफ. जो आप करना चाहते हो वो करो, इसे बैक साइड में रखो. आपको डेट्स पे आना होगा, आपको इतना ही इन्जॉय करना है कि ठीक है अपनी लाइफ को आप इन्जॉय करें. ये डेट्स आएंगी, ठीक है आपको कवर करनी है. अगर आप इसको ट्रॉमा लोगे तो आप ये 3 साल 5 साल आप सस्टेन नहीं कर पाओगे. इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अभी आपका पार्ट बन चुका है. जितने साल भी रहेगा, आप अपनी लाइफ में जो करना है आपको, जो आपने फ्यूचर में सोचा है, ये गोल है कि ठीक है मैं अपने पार्टनर से अलग होने के बाद ये करना है मुझे, तो आप स्टार्ट कर दो. आप डाइवोर्स का वेट मत करो. आई थिंक इट्स सच अ नाइस थिंग, एंड इट्स सच अ पॉजिटिव थिंग. और प्रशांत, ऑनेस्टली मुझे बहुत लोग ये बात बोलते थे, इंक्लूडिंग माई लॉयर, कि दिव्या डोंट फॉरगेट टू लिव योर लाइफ. और मैंने उसको ट्रॉमा शायद कहीं ना कहीं मन में बना लिया, बिकॉज इट वॉजंट ईजी.
बट आई थिंक 1-1.5 साल के बाद मैं भी आज सबको यही बोलती हूँ, लाइफ जियो, क्योंकि ये चलता रहेगा जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है। बट इट विल गेट ओवर। मतलब आज नहीं तो कल ख़त्म भी होगा, और देन यू विल रियलाइज दैट यस, वो वाला कीमती टाइम मैंने एंजॉय नहीं किया। सो डोंट मिस ऑन लाइफ। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने उन्हें कोलेट करने की कोशिश की है। डोमेस्टिक वायलेंस, और अगर हम सिंपल तरीके से समझा सके कि डोमेस्टिक वायलेंस और पुलिस में जब हम केस करने जाते हैं, वो क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, ये सब अलग चीज़ें हैं। दे आर डिफरेंट। सो अगर किसी को फिजिकल अब्यूज़ का सामना, लाइक समबडी इज आस्किंग कि अगर अब्यूज़ है तो मैं क्या क्या स्टेप्स ले सकती हूँ अगर फिजिकल अब्यूज़ है। ओके, अगर आपको फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले आपको पुलिस को कॉल करना होगा। 112 कर सकते हैं आप, वीमेन हेल्पलाइन है, उस पर कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करोगे, वो रिकॉर्डेड कॉल होती हैं। इन फ्यूचर आप डाइवोर्स के लिए भी जाएंगे या आप बताना होगा आपको मेरे साथ क्रुएल्टी हुई है, तो आपके पास वो रिकॉर्ड होगा। जब भी आप ऐसा कॉल वगैरह करते हैं, पुलिस आती है और आप चाहते हैं, आपको ना एक्सपोज करना होगा एक टाइम पर आके, कि आपको लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। आप कब तक खाते रहेंगे, थप्पड़ खाते रहेंगे, पिटाई सहते रहेंगे? आप जब उसे पब्लिकली लेके जाओगे, हो सकता है दूसरे इंसान पे फ़र्क पड़े। तो द फर्स्ट थिंग इज़, जब पुलिस आएगी, फर्स्ट इंसिडेंट जो आपके साथ होगा उसके बाद, तो पुलिस दोनों पार्टी को समझाएगी कि आप मत करो, ये सब इतना नहीं है। अगर वो ज़्यादा कुछ करा होगा, आपको ज़्यादा अब्यूज़ किया गया है, आपको हरेस ज़्यादा किया गया है, हो सकता है फिर आप आगे प्रोसीड करना चाहें कि नहीं, मैं नहीं सह पाऊंगी, काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ हो रहा है। आप एक रिटर्न कंप्लेंट दे पुलिस को। ओके। अगर वो नहीं लेते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो नहीं लेंगे, देन देयर इज अ सिंपल थिंग, आप उन्हें पोस्ट कर दें। जो पोस्ट होगा उसका रिकॉर्ड होगा कि आपने उन्हें पोस्ट की है, तो उन्हें उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। इसके साथ साथ आप मेडिकल कराएं, उन्हें रिक्वेस्ट करें, और जब भी वो कंप्लेंट लेते हैं तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उसका मेडिकल भी कराएं। इसमें और कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपके साथ कभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं ज़्यादा पब्लिक ड्रामा नहीं चाहते, वार्निंग चाहते हो मैं कि ज़्यादा कुछ ना हो, तो आप, जो मुझे लगता है आप ऐसा कर सकते हैं। जो भी आपके एविडेंसेस होते हैं, लाइक यू गॉट द स्लैप, उसने थप्पड़ मारा, आप उसकी पिक्चर लो, उसको ही व्हाट्सएप करो, मेंशन द स्टोरी कि आपने देखो ये हुआ, आपने मुझे थप्पड़ मारा। वो डिनाई नहीं करेगा एट द सेम मोमेंट, क्योंकि उसने करा है। हो सकता है वो बाद में डिनाई करे, आप उन्हें पिक्चर्स दिखाएंगे कोर्ट में कि देखो बट ये यू विल थप्पड़ हैव एन मारा, एविडेंस। बट यू हैव द एविडेंस कि एट दैट मोमेंट उसने मारा था, इसके एविडेंसेस भी है और मैंने इसको कन्वे भी करा था। ये थिंग है। अदरवाइज अगर आपको ये पुलिस का झमेला नहीं चाहिए, द डायरेक्ट थिंग इज यू कैन गो फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें आप एक पिटीशन कोर्ट में डायरेक्टली डाल सकते हैं, जिसमें आपको रेसिडेंस राइट, प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, उसमें मिलते हैं आपको, आपके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं। द थिंग इज़, आप एक दूसरे घर में रहते हैं, वहाँ पे आपके साथ कोई होता नहीं जिसका आप शेयर कर सकते हैं अपने दुख, और आप बार बार पुलिस को नहीं कॉल कर सकते, कोई छोटी सी बात होती है। देन वी हैव द रोल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, वो आपके रेगुलर टच में रहते हैं। अगर आपको मार साथ मारे पिटाई होगी तो वो आप उन्हें डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। दे विल सबमिट द रिपोर्ट इन द कोर्ट। इसके अलावा आप मॉनेटरी बेनिफिट लेते हैं, आप ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो आप मेंटेनेंस के लिए एक पिटीशन उसमें ही इंक्लूड होती है, आप वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आप रेसिडेंस राइट ले सकते हैं, कस्टडी ले सकते हैं, अगर बच्चे का है तो आप वहाँ कस्टडी ले सकते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो बेसिकली देयर डिफरेंट केसेस। आई थिंक कई बार कंफ्यूजन यही होती है कि पुलिस की कंप्लेंट अलग है जी, एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अपना केस डालना अलग Yes. है, एंड द पुलिस केस वुड बिकम अ क्रिमिनल कंप्लेंट। क्रिमिनल कंप्लेंट। और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो आपकी कंप्लेंट होगी, डोमेस्टिक प्रोटेक्शन के लिए होगी, आपके जो राइट्स हैं जो आपके मिलने चाहिए वो सब आपको उसमें दिए जाएंगे, ये पेनलाइज नहीं होती। सो ये समझना ज़रूरी है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ प्रोविजंस मेंट फॉर यू, बट ऑल्सो समझना ज़रूरी है कि जब सब कुछ खत्म होता है तो बहुत सारी चीज़ें विड्रॉ करने में भी उतना ही एफर्ट लगता है। सो माइंडलेसली मत कीजिए, बट इफ इट इज़ नीडेड, ये सारे राइट्स आपके पास है। प्रशांत, किसी ने पूछा था दैट व्हाट हैपन्स टू हस्बैंड्स एंड देयर फैमिलीज अगर उनके अगेंस्ट चार्जेस हैं, क्या सच में जेल हो सकती है इन केसेस? दिस हैज़ चेंज आफ्टर 2024। अरनेश कुमार का जजमेंट आ गया था, उसमें जो 7 ईयर से कम जिसमें पनिशमेंट है ऑफेंस में, उसमें डायरेक्टली आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। उससे पहले सिचुएशन अलग थी। अगर हम 2014 से पहले बात करें तो क्या होता था, कोई भी कंप्लेंट होती है उसमें ऑफेंसेस को बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था। उसके बाद पुलिस आती थी, घर के सभी लोग, आपकी सिस्टर हैं, आप हैं, आपकी मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, उन तक को जेल में डाल दिया जाता था। द थिंग इज़, इससे क्या होता है कि जहाँ पे एक चांसेस होते हैं कि ये सेटलमेंट आगे फ्यूचर में होके ये हम रिकवरी कर सकते हैं, शायद शादी चल पाए समहाउ। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपकी फैमिली ने इतना स्ट्रगल करा, इतना परेशान किया गया, तो इसका मतलब आप और ज़्यादा गैप बना रहे हो, एक गड्ढा बना रहे हो जो अब ठीक नहीं हो सकता। तो 2014 के बाद इसमें एक इम्प्रूवमेंट आया। द थिंग इज़, अगर आपके साथ अब ऐसा इंसिडेंट होता है और सीरियस एलिगेशंस हैं, तो आप उसमें एंटीसिपेटरी बेल है, आप वो ले सकते हैं, उसके बाद अपना केस आप लड़ सकते हैं, यू विल बी फ्री। तो आई थिंक 70% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। अब ये डर खत्म हो गया कि आपको और आपकी फैमिली को जेल जाना होगा। इसमें सच्चाई ये है, इंसान जो
इंसान जो है वो खुद सफ़र कर सकता है बट वो फैमिली को नहीं देख सकता। एब्सोल्युटली। उसकी फैमिली जेल में है ना, तो वो उसको भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अब सेफ गार्ड आ चुका है। देन देर इज़ अ जजमेंट इन 2019 सतेंद्र अंटिल की, तो इसके बाद अब काफ़ी कम चांसेस हैं कि आप ऐसे केसेस में जेल में जाएं। बट ये बात सच है कि मैंने कई केसेस में भी देखा है, सुना है, नाउ दैट आई मीट पीपल कि सबसे पहले केसेस में ड्रैग ही लड़के की बहन को, जीजे को, उनको कर दिया जाता है। ये प्रेशर बनाने के लिए है कि आप फैमिली मेम्बर्स पे अगर आप थोड़ा सा उनके एलिगेशन लगाएंगे तो प्रेशर में आएंगे, या क्योंकि एक फैमिली हिलती है जब सभी लोग जेल में जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी उस फैमिली की। बट अब जेल होती है, मतलब फॉर लॉट ऑफ पीपल नहीं। क्या वो फियर है? नहीं, इन 498A 406 इन केसेस में अब जेल नहीं होती। यू कैन गेट द एंटिसिपेटरी बेल, अदरवाइज इनमें कोई जेल नहीं होती अब। फेयर इनफ, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, बट दैट डज नॉट मीन कि आप कुछ गलत करो। इट्स जस्ट दैट आपके लिए ये आंसर्स हैं कि हर बारी आदमी को टॉर्चर नहीं किया जा रहा, लॉ आपको सपोर्ट करने के लिए भी बन रहा है। एंड आई थिंक दिस शो इज़ बेसिकली बीइंग मेड टू टेल कि ये राइट्स हैं, ये गलत हो सकते हैं, ये सही हो सकते हैं, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें लेनी ज़रूरी है। इम्प्रोवाइज हो रहा है वो धीरे धीरे। पहले जो मेंस के लिए थी बातचीत होती थी कि नहीं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इन Yeah. रियलिटी है। Yeah. सफ़र दोनों लोग करते हैं कोर्ट्स के अंदर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक किसी को सफ़र नहीं करना चाहिए। एक लाइफ है एंड दैट इज़ व्हाट वी ट्राइंग टू डू। प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ इट। किसी ने क्वेश्चन भेजा है दैट आई एम स्लैप्ड ऑफन, और मेरे पति मुझे थप्पड़ मारने के बाद अपोलोजाइज़ करते हैं। 9 साल से यही चल रहा है, एंड वी ऑल्सो हैव अ चाइल्ड। कभी कभी ही स्लैप समडे, कभी कभी वो किक भी करते हैं। Okay. एंड नन ऑफ दिस इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। सो बेसिकली सॉरी बोल देते हैं हर सुबह उठ के। द थिंग इज, हाँ, अगर इस स्टोरी का कोई मतलब नहीं बनता। या एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, फ्रिक्वेंटली फॉर 9 ईयर्स, तो ये स्टोरी का कोई मतलब नहीं बन सकता। अगर आप में इसमें चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा एक्सपोज करना होगा, उसको पब्लिक के सामने लाना होगा। उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, एटलीस्ट उनके साथ आप पहले डिस्कस करें कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। इंसान डरता है इन चीज़ों से, उसे ये लगता है कि प्राइवेट है, जब तक है मेरा हक है। जब वो पब्लिक होता है समहाउ, तो वो डरने लगता है कि हाँ अब दिक्कतें हो सकती हैं। आप पहले उसे पब्लिक करें, एकदम से आप पुलिस को इन्वॉल्व ना करें, कोर्ट्स को इन्वॉल्व ना करें, चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। तो एटलीस्ट आप पहले उसे फैमिली मेम्बर्स में डिस्कस करें कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। अगर ये नहीं बनता है, देयर इज़ अ वुमेन हेल्पलाइन जहाँ पे आप कॉल करके उन्हें बुला सकते हैं। वो आपको समझाएंगे दोनों पार्टीज़ को कि आप ऐसा मत करो, आप ही सफ़र करने वाले हो दोनों। द थर्ड थिंग इज़, अगर ये नहीं होता है देन आई वुड से आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पुलिस आपकी नहीं सुनती है, आपको उन्हें सुनाना भी नहीं है, आप डायरेक्ट कोर्ट जाइए, जो आपके राइट्स हैं उनके लिए लड़िए, और वहाँ आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ऑन दैट नोट, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई फाइनेंशियली सशक्त नहीं है, द लॉट ऑफ केसेज, लॉट ऑफ मेल्स जहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि मैं आई एम नॉट अर्निंग, आई एम डिपेंडेंट ऑन माई Yes. हस्बैंड, कोई सपोर्ट मिल सकती है? ये डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगी, कोर्ट से भी सपोर्ट मिलेगी। और मैं वैसे भी बताना चाहता हूँ कि आप विजिलेंट बनिए, आप सब कुछ जानिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। Yeah. तो आप जितना जानेंगे उतना आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं अपने लॉयर को, जो आपको फ्री में अवेलेबल होते हैं, और वो जान पाएंगे कि इनको जानकारी है तो मुझे थोड़ा सा अच्छे से काम करना होगा। अदरवाइज मेरी रिपोर्ट में ये मेंशन करेंगे कि मेरा काम अच्छे से नहीं हुआ है। Yes. आपको अपने केस में विजिलेंट रहना होगा। तो हो सकता है कि पैसा हो या ना हो, लेकिन फ़ोन सबके हाथ में है। जी। जिस कॉन्वर्सेशन की हमने शुरुआत की थी इंटरनेट से बात करके, वहाँ से अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। कल एटलीस्ट यू विल नो कि पूछना क्या है, हम कर क्या सकते हैं। फ्री एडवाइस, लीगल कानूनी सलाह अवेलेबल है, अवेलेबल है सभी महिलाओं courts के में लिए तो है ही। हाँ, कोर्ट्स में है, अवेलेबल है। डालसा के ऑफिस होते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एटलीस्ट वहाँ से तो शुरू करें। मेंटल हरासमेंट अगर है हस्बैंड से और इन लॉज से, उसे मैं कैसे प्रूव करूँ? ओके, मेंटल हैरेसमेंट है या फिजिकल हैरेसमेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ क्रुएलिटी, इट्स अ ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। आप इसके लिए कॉल रिकॉर्डिंग्स है, वीडियोग्राफी है। मैं एक सजेशन और देना चाहता हूँ, अगर आपके पार्टनर ऐसा करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आप वीडियोग्राफी ज़रूर करें उसकी। द थिंग इज़, या तो वो कम हो जाएगी, या जब आपको फिल्म किया जाता है तो हो सकता है कि आप थोड़ा कूल डाउन होकर समझेंगे मैं क्या दिक्कतें कर रहा हूँ। अदरवाइज़ वो उस मोमेंट में नहीं होते, बट आप बाद में उनके साथ वो वीडियो शेयर करोगे ना, तो समां वो देख पाएंगे कि मैं ये क्या क्या गलतियाँ करता हूँ। तो वीडियोग्राफी है, फिर इसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, विटनेस टेस्टिमनी भी है, जो इतना रिलायबल नहीं होता क्योंकि आप दूसरी फैमिली में होते हो, उनके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली। तो नेबर्स हो सकते हैं। और द थिंग इज़, मैं आपको जो रियलिटी बताना चाहता हूँ, ये ईजिली प्रूफ होते भी नहीं है, इस वजह से देयर इज़ अ सेटलमेंट। तो ये जो चीज़ बोलते हैं ना कि मेंटल क्रूएल्टी और इमोशनल हरासमेंट के लिए कोर्ट के प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट हैं और सज़ाएं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन वो प्रूव करना उतना ही डिफिकल्ट है। नहीं, डिफिकल्ट है वो। तो आई थिंक हैविंग योर एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन है, जो ये भी बहुत कॉमन चीज़ होती है, अगर हम समन नोटिस घर पे एक्सेप्ट ना करें, अगर पुलिस का नोटिस गया है या कोर्ट से नोटिस गया है और सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट ही ना करे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, यस, दैट्स टोटली रॉन्ग।
मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप डिफेंसिव मोड में चले जाओगे ऐसे स्टेज पे, तो वो आपके लिए ही दिक्कत करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अटैकिंग मोड में रहो। आपके पास सामान आया, गो टू द कोर्ट, से हो समथिंग, जो भी आपको बताना आप वहाँ बताइए, तो आप वहाँ जा सकते हैं। इग्नोर करोगे आप, फर्स्ट टाइम इग्नोर करोगे, सेकंड टाइम इग्नोर करोगे, देन द बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, पीओ, तो कुछ भी आपके साथ हो सकता है। द बेस्ट थिंग इज़ आप उसको फेस करें, सामने से फेस करें, जो भी आपको बताना आप वहाँ कोर्ट्स में बताइए, अपना पक्ष रखिए, दैट्स द वेरी थिंग। बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि लॉयर्स ये गाइड करते हैं कि अगर घर पे नोटिस आए आप लेना ही मत, तो या तो उससे डिले होता है केस। हाँ, इट इज़ डिले टैक्टिक्स कि ठीक है अभी क्यों जाना है, ठीक है आप एक समन को अवॉइड करें, उन्हें पता होता है, बट लेना तो पड़ेगा ही एक दिन। समहाउ एक टाइम पर आकर आपको लेना ही होगा, तो उसका वेट कर देंगे, ठीक है अभी आप डिले करिए, इनको भी परेशान होने दीजिए, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, देन वी विल से कि आप ठीक है आप कोर्ट्स में आ जाइए, तो आपको आना होगा। सो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि वो समन आप तक पहुंचना ही पहुंचना है, वेदर यूर अ मैन और अ वुमन, सूनर द बेटर। बाकी आई थिंक फॉलो व्हाट योर लॉयर्स टेल यू, लेकिन आपको रिएक्शंस तो हम आपको उसे बताने की कोशिश करें। अगर एक आदमी का अब्यूज़ हो रहा है, आई मीन आप बेहतर बता पाएंगे, हैव यू सीन मेन बीइंग अब्यूज, और अगर हो रहा है, एक तो वैसे ही सोसाइटी का टैबू ऐसे कि वो कभी नहीं बोल पाएगा कि मेरे साथ बंद कमरे में क्या हो रहा है, बट इफ़ अ मैन इज़ गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम, तो वो क्या कर सकता है? गो फॉर द डाइवोर्स, इट्स अ ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स, रॉयल्टी का ग्राउंड है ये, आप इसके लिए डाइवोर्स के लिए फाइल करिए। मेक श्योर कि आपके पास सभी एविडेंसेस हों, आप सभी एविडेंसेस को कलेक्ट करें, उसके बाद दैट्स द बेस्ट ऑप्शन कि आप डाइवोर्स के लिए फाइल करें। तो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हो, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि अगर एक लड़के ने डिवोर्स पहले भेज दिया लेटर, तो उसका मतलब ये होगा कि मैं लड़की को छोड़ रहा हूँ, मुझे बहुत पैसे देने पड़ेंगे। बट द थिंग इज यू हैव द एविडेंसेस, आप क्यों छोड़ रहे हैं? So you अगर can आप file. इफ़ यू हैव द एविडेंसेस तो यू कैन फाइल, अदरवाइज अगर आपके पास एविडेंसेस भी नहीं है और आप प्रोसीड करते हैं, तो समहाउ आपको कहीं ना कहीं वो स्टेप लेना होगा कि ठीक है मुझे ये छोड़ना है, तो मैं पैसे देके भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सो कहने की बात ये दैट इट्स नॉट लाइक मैन और वुमेन गेट्स फेवर, बट इफ़ यू हैव एविडेंसेस, अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आपको सपोर्ट मिल जाती है, Support आपका मिलता केस है। स्ट्रांग हो जाता है, एंड आई थिंक वो मैटर करता है। द थिंग इज आपको ये समझना होगा, सपोर्ट आपके पास अगर एविडेंसेस हैं, तो आप ये ना समझे कि वो 1 महीने 2 महीने में कोर्ट उन्हें एंटरटेन कर लेगा, कंसिडर कर लेगा। इसके लिए आपको वेट करना हो सकता है आप 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, आपको लगेगा कि कोर्ट्स कर क्या रहा है, आई हैव द एविडेंसेस। अभी आप मुझसे पूछो, मैं अभी सबमिट कर देता हूँ, दूध का दूध, पानी का पानी अभी कर देता हूँ, बट देयर आर स्टेजेस। जब उन एविडेंसेस को कोर्ट कंसिडर करेगा, तो आपको तब तक वेट करना होगा। That waiting time is very Yes. tiring. So somebody writes that my in-laws have my jewelry, और मैं बिल्कुल प्रूव नहीं कर सकती. They've kept it in the locker on day 1 and it's my 3rd year. मैंने अभी तक वो ज्वेलरी दोबारा देखी ही नहीं है. दैट्स अ केस ऑफ 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपने ये समझ के ही मेरे अपने हैं और आपने अपनी ज्वेलरीज दे दी। यही होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, घर में जब शादी होती है उसके बाद। अब उन्होंने ये एलिगेशन लगा दिए, इस ज्वेलरीज वापस ले लिया है। अगर उन्होंने वो लॉकर वगैरह में रखी है, यू कैन हैव द डिटेल्स और आप उन्हें सबमिट करके वो कर सकते हैं प्रोसीड। कोर्ट्स में यही प्रॉब्लम है, ये जो ज्वेलरीज का है ना, इसकी इतनी दिक्कतें होती हैं बिकॉज किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता, वो है किसके पास। Exactly. टेस्टिमनीज होती हैं विटनेस की, उनसे पूछे जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, समहाउ कहीं निकल कर आता है कि ये हमारे पास है, ये नहीं है। तो इसका कोई एग्जैक्ट नहीं हो सकता, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप ये स्ट्रेटजी अपनाएं और आपको मिल जाएगा। द रियलिटी इज़ इसमें यही सब है, कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, विटनेस का टेस्टिमनीज होंगी, उसके बाद कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं कि वो आपके पास मिलें। एंड दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस अगेन, वेरी लॉन्ग प्रोसेस, आई वुड से आप अपने पास ही रखें। पहले आई थिंक शादी के टाइम पे एक लॉकर खुल जाना चाहिए, और आपको पहले आई थिंक पहले क्लियर हो जाए कुछ चीज़ें। हाँ, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए ये सब। इट माइट हेल्प। ये प्री न्यूप्स इंडिया में लीगल नहीं हुए ना? लीगल इन इंडिया। पर आई डोंट नो इन फ्यूचर कब होने वाला है। अभी तो मैरिटल रेप पे इतना सारा कुछ होना है, दे आर सेवरल पिटीशन पेंडिंग द सुप्रीम कोर्ट। इनफैक्ट क्वेश्चन है, एंड यू इट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्या मैरिटल रेप या नॉन कंसेंशुअल सेक्स अब्यूज का या ग्राउंड फॉर डिवोर्स बन सकता है? जिस इट्स मैरिटल रेप को पनिशमेंट नहीं है फॉर द रेप, बट द थिंग इज इट इज़ अ ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स, इट इज़ अ डोमेस्टिक वायलेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसमें फिर यू कैन गो फॉर द डाइवोर्स, इट्स ईजिली फॉर द डाइवोर्स थिंग। सो देयर इज इट्स अ सेक्सुअल हैरेसमेंट टू बी। Yeah. यस। सो बेसिकली आपको डोमेस्टिक वायलेंस में फाइल करना पड़ेगा अगर मैरिटल रेप है। हाँ, क्रुएल्टी भी हो सकती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी आपके साथ हो सकता है। तो अब ये दीज आर द ग्राउंड्स फॉर द डाइवोर्स, तो आप डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। बट मैरिटल रेप में आप चाहते हैं कि दूसरे को सज़ा हो, वो एग्जेम्पशन है रेप की, वो रेप में फाइल नहीं हो सकता। ओह, दिस इज़ न्यू। ओके, यही तो बात है, मतलब इतना कुछ है ना जानने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। सडनली ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस यूँ निकल कर आ रहे हैं। अच्छा, अगर कोई पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाने जाता है एंड दे रिफ्यूज़ सेइंग दैट इट्स नॉट, मतलब नहीं लिख रहे, तब हम क्या कर सकते हैं? अगर आप जाते हैं, रिक्वेस्ट करिए पहले तो। द सेकेंड थिंग इज़, आप जो उनके ऑफिसर्स होते हैं,
जैसे एसएसपी हैं जो भी, आप उनको विजिट करें, आप वहाँ पे कंप्लेंट दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी कंप्लेंट लेकर जाए ना, वो रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। ओरली आप ना जाएं लेकर, आपको कोई एंटरटेन नहीं करने वाला है। रिटर्न होगी, आप एटलीस्ट वहाँ बोलेंगे कि ठीक है आप इसको रिसीविंग ले लें, और फर्दर कुछ करें या ना करें, आप रिसीविंग ले लें। द बेटर थिंग इज़ इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, आपको लगता है देन डायरेक्टली विजिट द कोर्ट। देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ 156(3) में, इफ़ यू हैव द एविडेंसेस यू कैन कंप्लेन अंडर 200। तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके कोर्ट्स के डायरेक्शन लेकर आएंगे, वो पुलिस उसमें फिर आगे एफआईआर करेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आप ज़्यादा धक्के ना खाएं, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज होती है, ज़्यादातर हमने केसेस में ये देखता है कि वो लोग पुलिस को अप्रोच करते हैं, पुलिस उन्हें धक्के खिलाती है, फिर वो समझते हैं मैं अभी इनिशियल स्टेज पे इतने धक्के खा रहा हूँ, फर्दर बाद क्या में मेरा क्या हाल होने होगा? वाला है। बट द रियलिटीज़ आपको ये शुरू में ही धक्के खिलाए जाते हैं, आप उसको स्किप कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू द कोर्ट। ओह, सो इफ पुलिस इज नॉट राइटिंग माई कंप्लेंट, तो मैं कोर्ट में जाकर एक लेटर देती हूँ। सो इफ दे थिंक, Application. एक एप्लीकेशन, इफ दे थिंक इट इज वैलिड, दे विल डायरेक्ट द पुलिस की वो यस, आगे। दे विल डायरेक्ट द पुलिस। अदरवाइज देर इज अ प्रोविजन अंडर 200 सीआरपीसी की, आपके पास एविडेंसेस, आप कोर्ट को बोल दिए, प्रोसीड करेंगे केस को, वो पुलिस को एंटरटेन नहीं करेंगे, फिर पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यू हैव द एविडेंसेस, वहीं से आप प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें पता नहीं होती हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स एंड ही इज राइट। वो इनिशियल धक्के हमें इतना तोड़ देते हैं कि हमें लगता है कब तक चलेगा। चलो अभी सेटलमेंट कर लेते हैं। जब 6 महीना आप वहीं पुलिस के चक्कर काटेंगे, फिर आपको लगता है शायद है ही नहीं, वो जो कानूनी जो बोला जाता है ना कि आपके लिए है अवेलेबल, वो नहीं है, तो आप फिर सोचते हैं लेट्स गो फॉर द सेटलमेंट। Yeah, and then both the parties really give up very easily. If we plan to settle the case mutually, जितने भी मेरे केसेस किए हुए हैं, मेरी जो FIRs हैं, उनका क्या होगा, और क्या वो सब कुछ भी टाइम लेता है ऑल द केस एंडिंग? यस, अगर आपके केसेस में ऐसा हुआ है कि आपने एक एग्री कर गए हैं कि ठीक है वी आर फॉर द म्यूचुअल एग्रीमेंट, हम म्यूचुअली सेटल करते हैं, तो यू कैन मेक अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट बनाने के बाद उसमें टर्म एंड कंडीशन लिख देते हैं कि आपको 3 महीने में ये करना है, 6 महीने में ये कंप्लीट करना है। इट विल टेक टाइम। म्यूचुअल अगर आप डाइवोर्स के लिए भी जाएंगे फर्दर, तो वो भी टाइम लेने वाला है। 6 महीने में उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड भी होगा आपके पास, उस बीच में आप सब कुछ सेटल कर सकते हैं। आप उसमें टर्म एंड कंडीशन डाल सकते हैं कि हम म्यूचुअली डाइवोर्स कर रहे हैं, इस बीच जो भी FIR है हम उन्हें क्वेश्चन कराएंगे, जो भी केसेज हैं हम उनको विड्रॉ करेंगे। तो ये एक समहाउ मैं मान के चलता हूँ 8 से 10 महीने का एक पीरियड होता है, जिसमें म्यूचुअल डाइवोर्स प्लस जो भी आपकी क्वेश्चनिंग होती है वो आपको करानी होती है, और जो आपको विड्रॉ करना है वो भी कर सकते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट यू फाइट, यू कॉन्टेस्ट, उसका टाइम, और फिर विड्रॉल्स का टाइम। आई ऑलवेज से प्लीज़ फाइट करना इज़ फाइन अगर आपको लगता है इट्स राइटफुली राइट, बट कहाँ ख़त्म करना है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इवेंचुअली हमारी उम्र है, हमारा टाइम है। प्रशांत, मैं आपसे पूछूँ, अगर लोग आपके पास आते हैं, बाय योर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंज थिंग्स, और व्हाट आर द नीड्स, मतलब चाहे एक लड़का फाइल करने आ रहा है, वो क्या चाह रहा है आज, और एक लड़की आती है फाइल, व्हाट इज़ इट दैट दे वांट? दे वांट कि 2 दिन में मेरा डाइवोर्स हो जाए। वो ये चाहते हैं कि ठीक है मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, आई वांट द डाइवोर्स। बट कोर्ट ऐसे काम नहीं करते। द रियलिटी इज़ डिफरेंट। और वो कूलिंग ऑफ पीरियड है, ये धक्के जो हल्के फुल्के खिलाए जाते हैं, मीडिएशन होती है, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक बार आप डाइवोर्स हो गए तो हो सकता है फिर आप दोबारा ना मिल पाओ, तो समहाउ ये चांसेस बने। तो इनिशियल स्टेज पे इसलिए थोड़ा टाइम गैप दिया जाता है, डेट्स को थोड़ा लंबा किया जाता है, मीडिएशन डाला जाता है उस बीच में, कि आप कोशिश की जाती है कि इस परिवार को मिलाया जाए, क्योंकि 2 लोग नहीं बिखरते इसमें, पूरे 2 परिवार होते हैं, फैमिली होती है, सब कुछ बिखरता है। तो एटलीस्ट एक कोशिश की जानी चाहिए कि हम इसको बचा पाएँ। अदरवाइज ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, अगर वो नहीं बचने वाला तो फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। तो हम ऐसी स्टोरीज़ काफ़ी देख रहे हैं, लोग आते हैं कि सर मुझे डाइवोर्स चाहिए, वाइफ ने क्या करा, नहीं कुछ नहीं, परेशान करती है मुझे। दे डोंट हैव द ग्राउंड, बट दे थिंक कि इतना ईजी है डाइवोर्स लेना। बट जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी इंसान से शादी करना चाहते हैं, तो आप दोनों का वो पर्सनल, अगर आपने चाहते हैं कि आप शादी करना चाहते हैं, फैमिली आपको फोर्स नहीं कर सकती। कोर्ट आपको प्रोटेक्शन भी देगा, वो आपकी शादी भी कराएगा। ऐसे ही डाइवोर्स में है, जितना आप शादी करना इजी कोर्ट ने बना दिया है किसी कपल के लिए, ऐसे ही डाइवोर्स लेने के लिए वो अब टाइम देगा, क्योंकि उसने आपकी शादी कराई है। तो वो टाइम देगा कि आप समझो, ऐसा इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा फर्दर। तो प्रशांत, इन दैट सेंस क्या लिव इन रिलेशनशिप एक आंसर हो सकता है? जस्ट इट मे बी, बट द थिंग इज़ अब इसके रिकॉर्ड्स देखने होंगे। लिविंग रिलेशनशिप में भी हमने काफ़ी सारे अब्यूज़ देखा है। द थिंग इज़ हमें डाइवोर्स को ना इतना ईजी बनाना होगा सोसाइटी के लिए कि दैट्स नॉट अ बिग थिंग। यस, जैसे ब्रेकअप होता है, अब शादी के बाद ठीक है वो नहीं वर्क कर पाई, देन वी हैव द डाइवोर्स। अब वो टैबू ऐसा बना हुआ कि ये तो डाइवोर्स है, डाइवोर्स हो चुका है, तो उसको कवर अप करने के लिए नहीं यार ये मुझे नहीं चाहिए, ये स्टिकर मुझे नहीं चाहिए, तो इंसान क्या होता है वो वहाँ पिस रहा होता है। बट हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे आप लिव इन के बाद ब्रेकअप करते हैं, वैसे ही शादी के बाद डाइवोर्स इज़ अ कॉमन थिंग। बट यू राइट, लिव इन में भी कई बार अब्यूज़ होता है, और वो लोग चुप इसीलिए रहते हैं बिकॉज नाउ व्हाट डू वी टेल द वर्ल्ड, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू बी इन अ लिव इन।
वही सोसाइटी टैबूज के अगेंस्ट। एज अ लॉयर क्या चैलेंज होता है आपको? मतलब मैं तो आपके लिए जानना चाहती हूँ, जब लोग अपना केस लेकर आते हैं मैट्रिमोनी आपके पास, चाहे लड़का आया है चाहे लड़की आई है, तो लॉयर व्हाट आर योर चैलेंजेस विद देम? एक तो आपको कोर्ट में फेस करना होता है। द सेकंड थिंग इज उसके इमोशंस को, आपको उनको भी इतनी ही वैल्यू देनी होती है। और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में क्या होता है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। फैमिली भी आ रही हैं, वो भी आपसे उम्मीद कर रही हैं कि आप क्या से क्या कर सकते हो, बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट। और लोग ऐसे उम्मीद करके आते हैं आपसे कि ठीक है सर, आप कराइए, ये कराइए, वो कराइए, इनको बंद करिए। द थिंग इज़ हम दोनों तरफ से लड़ते हैं। कभी हमारे पास कोई लड़की आएगी, कोई लड़का आएगा, तो वी नो ईच एंड एवरीथिंग कि कैसा होता है। तो उसी बीच में जो मैंने देखता हूँ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या होती हैं कि फैमिली का इमोशंस काफ़ी इन्वॉल्व होता है, जो आपको परेशान करता है। तो आप कोर्ट में भी फेस कर रहे हैं एक ट्रायल को, और फिर उनकी फैमिलीज़ को, जो आपका काउंसिल है, उसको भी आप कर रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब एट टाइम्स आई हैव सीन कि हम दूसरे वाले, एंड आई हैव मेंशन इट अर्लियर, मैं दूसरी पार्टी के लॉयर को बहुत गाली दे सकती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम सफरिंग, बट देन नाउ व्हेन आई सिट आउटसाइड आई रियलाइज इट्स अ वेरी टफ जॉब। Yes. वो अपनी जॉब करे, हमारी पार्टी की अपने जॉब करे, बट दैट बैलेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक लॉयर्स हैव अ टफ जॉब। और ऑनेस्टली डिवोर्सेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा गालियाँ भी लॉयर्स को पड़ती है। कितने अक्सर हमने सुना है कि, कहा भी होगा शायद, कि लॉयर्स केस लंबा करवा देते हैं, बट आई थिंक टुडे वी हैव स्पोकन समटाइम्स वी आर मिसलेड ऑल्सो। ये वो खुद जान के नहीं डिले कराते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें क्या होता है, क्लाइंट्स चाहता है। अगर मेरा क्लाइंट्स मुझसे ये चाहेगा सर मुझे ना थोड़ा सा टाइम चाहिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग काफ़ी फास्ट हो रही है, ऐसा ना हो मुझे डाइवोर्स हो जाए, समहाउ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम मिले, मैं फ्रेम करूँ चीज़ों को, मैं थोड़ा समझूँ, फैमिली को समझूँ, खुद को टाइम दूँ, हो सकता है कि हम इसमें मीडिएशन करें फर्दर। तो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि लॉयर्स जानबूझ के करते हैं। वी हमें तो उसकी पेमेंट मिल रही है डेट्स पे जाने के लिए, वाई वी डिले इट। Yeah. हमें जितना जल्दी काम करेंगे उतना जल्दी हम इससे बाहर निकलेंगे। बट आई थिंक ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती हैं कि हाँ ठीक है, अभी आप डिले करें, आप इसको टाइम दें, दैट्स ऑल थिंग। देखिए स्ट्रैटेजीज, एंड आई रियली थिंक दैट लॉयर्स और पार्टीज के बीच का है समथिंग दैट वी कांट टॉक, क्योंकि हर चीज़ केस टू केस होती है। Yes. व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज कि वही वाली बात है, आप ABCDEF जान लो, उसके बाद सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं वो आपको अपने लॉयर्स के साथ बैठ के ही करना पड़ेगा, बट प्लीज नो योर राइट्स। क्विक क्वेश्चन, आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी के लिए एक बार प्रशांत अगर कर सके। सो व्हेन वी राइट एन FIR, पहले हम कंप्लेंट देते हैं, फिर वो FIR बनती है, वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस। एक्शन कब लेते हैं? लाइक देयर इज अ चार्जशीट, इफ समथिंग इज लाइक रियली बैड अब्यूज, या अगर बहुत मार पिटाई है, घर से निकाल दिया गया है, यू नो दोज दैट लेवल। ओके, अगर ऐसे ऑफेंसेस हैं तो अगर मैसिव ऑफेंस है, मैसिव ऑफेंसेस हैं तो आपकी कंप्लेंट दी, उसके बाद आपकी FIR होती है, उसके बाद कोर्ट पुलिस है वो आगे प्रोसीड करती है, एविडेंसेस कलेक्ट करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। जैसे आपको अगर रेसिडेंस राइट नहीं है तो समहाउ आपको पहले बोल दिया जाएगा कि आप ठीक है, आप अपने जो आपके मैटरनल पेरेंट्स आप उनके पास चले जाइए, इसके साथ साथ आप कोर्ट में फिर आप प्रोसीड करिए। और ऐसे केसेस में, इतने इस लेवल के केसेस में कि अगर मार पिटाई है हल्की फुल्की हस्बैंड वाइफ के बीच में, ऐसे में अरेस्ट नहीं होते। बट अगर वो एब्यूज़ लेवल काफ़ी ज़्यादा है तो उसको तभी अरेस्ट किया जाता है, अच्छा, जिससे फर्दर ये ना हो। क्योंकि एक लेवल होता है, आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं, एक थप्पड़ पड़े ठीक है, यहाँ तक है, हो सकता है आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। बट अगर आप MLC में आया है कि उसके साथ डंडे के साथ मार पिटाई हुई है, थ्रेटन किया गया है और जान से मारने की धमकी दी जाती है, और इस तरीके से मारा जाता है कि इंसान मर भी सकता है या उसे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो इसके लिए प्रोटेक्शन है, फिर उसे अरेस्ट ही किया जाता है। उसके बाद चार्जशीट बनती है। हाँ, चार्जशीट देयर इज़ अ टाइम पीरियड कि अगर आप इफ़ यू आर अरेस्टेड तो वो मैक्सिमम 90 डेज़ में आपको देनी होगी। अगर वो अरेस्टेड नहीं है तो हो सकता है आपने देखा भी होगा 3 साल 4 साल कितने भी, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इट कि चार्जशीट को इतने टाइम में आपको सबमिट करना है। 90 दिन में और 60 दिन का ये प्रोविज़न इसलिए बना हुआ है कि अगर वो 90 दिन के अंदर सबमिट नहीं होगी चार्जशीट कोर्ट के अंदर तो ही कैन गेट द बेल, उसको बेल मिल जाएगी ईजिली इस बेसिस पे कि चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है। इसलिए 60 डेज़ में 90 डेज़ में पुलिस चार्जशीट सबमिट कर देती है ऐसे केसेस में जिसमें एक्यूज जेल में होता है। सो देर आर सम स्टेप्स दैट यू कैन टेक। कोर्ट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके बीच में आपके पास आपके एडवोकेट्स हैं। प्लीज़ फाइंड द राइट पीपल। अगर आपको सही गाइडेंस मिल गई, और मुझे लगता है एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है मैट्रिमोनी केसेस में कि इन्फ्लुएंस हर किसी का नहीं होना चाहिए। आई रियलाइज द मोमेंट यू एंटर द कोर्ट, आपको अपने एडवोकेट भी सुननी है, फिर आपके कुलीग्स भी एडवोकेट बन जाते हैं, फिर आपके रिश्तेदार भी एडवोकेट बन जाते हैं, आपकी फैमिली भी एडवोकेट बन जाती है। देयर इज सो मच ऑफ इन्फ्लुएंस। आई एम श्योर वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा आपके लिए भी। डेफिनेटली। अब जैसे आपको इंसिडेंट्स ही बताते हैं कि जैसे कोई आया, ये बताया कि वकील साहब आपने अभी तक ये नहीं करा, मेरे उन वकील साहब ने उस केस में करा दिया था। बट आई थिंक एवरी केस इज डिफरेंट। आप ऐसे नहीं तोल सकते कि उस केस में करा दिया, इसमें करा दिया। द बेस्ट थिंग अबाउट द कोर्ट इज दे हैव द मीडिएशन सेंटर। जितनी जल्दी आप वहाँ पहुँचें, आप मीडिएशन कराएं,
सेटल कराएं इन ना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, आई वुड से वो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन दे हैव। अदरवाइज आप कोर्ट के धक्के खाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और समहाउ आप देखेंगे 10 साल बाद आप वहीं खड़े हैं जहाँ थे आप, यू हैव नथिंग। I think that's the wisest thing. Please reach that mediation center, find a way out. आप निकल जाओगे उसमें से. प्रशांत, आई एम सो ग्लैड वी आर डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये जो क्राइम वर्ड होता है ना, इससे डर भी बहुत लगता है, इसके ऊपर क्लैरिटी भी नहीं होती है, और ऑनेस्टली जब तक मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था, मुझे ये भी नहीं पता था कि वुमेन सेल और डोमेस्टिक वायलेंस अलग चीज़ें होती है. एनी फाइनल वर्ड्स जो लोग आपका आज ये कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं, शायद डिवोर्स की जर्नी ले रहे हैं, शायद लेने वाले हैं, या किसी को जानते हैं? आई वुड से कि अगर आप ऐसे केसेस में फंसे हुए हैं तो आप काफ़ी सारी मीटिंग्स मीडिएशन में भी करते हैं, जिसमें 4 लोग इधर से आते हैं, 4 लोग इधर से आते हैं, और फिर वही लड़ाई झगड़े ही होता है, कुछ सॉल्यूशन नहीं होता. आप अपने पार्टनर को एक मैसेज करिए, लेट्स मीट एंड रिजॉल्व इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आपको डर है कि बाहर नहीं कर सकते, तो कोर्ट्स की डेट के बाद आप कोर्ट में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं अपने पार्टनर से बात करना चाहता हूँ, वी आर ट्राइंग टू फिनिश इट. तो ये दैट्स द बेस्ट ऑप्शन कि मैं सभी को ये एडवाइस देना चाहता हूँ. अगर आप ऐसे केसेस में फंसे हुए हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं खोने वाला. अगर आप ऐसे मीटिंग्स करेंगे, आप कोर्ट्स के बाहर नहीं करना चाहते, आप कोर्ट्स में मीडिएशन सेंटर्स हैं, आप वहाँ पर जाइए, और पार्टनर आप दोनों जाइए और बात करिए, फिगर आउट करिए कि कैसे ये ठीक हो सकता है. अगर आप फैमिली को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे सभी लोगों को, तो सब हक के लिए लड़ते हैं वहाँ पे कि नहीं हमारा हक नहीं झुकना चाहिए, हम नहीं झुकेंगे. बट एट द लास्ट क्या होता है कि वो सब अपने घर चले गए, यू आर अलोन इन द रूम. झुक कौन रहा है? आप ही झुक रहे हो. आप लेकिन आप सोसाइटी में दिखा रहे हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम फाइटिंग. द थिंग इज़ यू नो द रियलिटी. तो आई वुड से कि बेस्ट ऑप्शन इज़ आप दोनों मिलिए, दोनों इसको रिजॉल्व करें. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. And I think coming from an advocate, trust me, this is the best advice. Please, आप खुद अगर कुछ चीज़ रिजॉल्व कर सको, nothing like it, get your advocates involved. बैठो, जो फिगर आउट करना है करो, बट गेट आउट ऑफ दैट सूनेस्ट. हम तो यही दुआ करेंगे, बिकॉज देर इज़ अ ब्यूटिफुल स्काई वेटिंग फॉर योर न्यू लाइफ, और एक नई जिंदगी बहुत अच्छी है, वो आपका इंतजार करिए. थोड़ा डर लगता है, बट वी ऑल रीच देयर. प्रशांत, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. आई रियली होप दैट यू ग्रो. आई होप यू गेट अ लॉट ऑफ केसेज, एंड वो केसेस जल्दी जल्दी सॉल्व भी करा दे, बिकॉज 10 साल कोर्ट में इज़ वेरी पेनफुल. यस डेफिनेटली. ऐसे केसेस में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी इंसान 10 साल धक्के खाए. द थिंग इज़ आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा. ये पीरियड जो होता है ना, ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये 30 से 40 वाला होता है. दिस इज़ योर लाइफ, आई वुड से. मतलब 30 से 40 का यही है जहाँ आपको अपनी लाइफ बनानी है. वही आप कोर्ट्स में दे दोगे. उसके बाद देयर इज़ अ रिटायरमेंट एज. क्या करोगे आप? ठीक है, आप फ्री हो गए 40-50 के बाद. देयर इज़ नथिंग. आपने 30 से पहले वो आपने अपने फ्यूचर बिल्ड करने में लगा दी. अब 30 से 40 का वो एक पीरियड था जो आपका ग्लोरी पीरियड जिसे हम कहते हैं, वो आपने कोर्ट में खो दिया. एट द लास्ट आपको क्या मिला? नथिंग. आपने इतनी अच्छी चीज़ बोली. आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और लेटली, एंड आई विल जस्ट कोट इट हियर, कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडिंग बादशाह, आजकल उन सब के इंटरव्यूज़ काफ़ी डिस्कस हो रहे हैं, और सब यही बोल रहे हैं कि या तो मैरी लेट, ताकि आप ज़िंदगी देख चुके हो. मतलब देयर इज़ बिन दिस डिस्कशन कि शादी जल्दी होनी चाहिए कि शादी लेट होनी चाहिए. बट आई एम श्योर केसेस तो किसी भी तरह के आ सकते हैं. हाँ, आई वुड से कि ये डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए कि आपको शादी करनी चाहिए जब मेरा मन होगा. अब होता क्या है सोसाइटी में, क्या है, आप 25 हो गए, अब 30 हो गए, अब 35 हो गए. अब किसी का नहीं है मन, ठीक है, किसी को 40 में करनी है, 20 में करनी है. कोई इंसान ऐसा होता है कि वो 20 में रेडी है, इज़ रेडी. ओके, इट्स ओके. अगर वो तैयार हैं, ठीक है. अब वो हो सकता है वो 30 में भी रेडी ना हो, 35 में भी ना हो. तो एक सोशल जो प्रेशर होता है ना, दैट्स द थिंग. तो मैं तो ये कहूँगा वो इस इंसान पे छोड़ देना चाहिए. उसको आप थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. आप लेट कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो, दैट्स द ओनली थिंग. उसके प्रेशर में शादी मत करो कि आपको शादी करनी ही होगी. 30 के बाद नहीं होती हैं, या उससे बाद ये होता है. वही वाली बातें. देखिए, शादी चलनी है वो 20 वाली भी चलती है, और अगर डिवोर्स होना है, 2 लोग अनहैप्पी है एक मैरिज में और अलग रास्ता करना है, वो 60 में भी हो सकता है. द ग्रेट डिवोर्स इज बीइंग टॉक्ड अबाउट सो मच लेटली. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ, दैट इज द वे लाइफ स्टार्ट्स. प्रशांत, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. थैंक यू. इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. दिस मीन्स अ लॉट टू मी, एंड आई एम ग्लैड. मैं आपको बार बार तंग करती रहूँगी. थैंक यू सो मच. मैंने आपके सारे पॉडकास्ट देखे हैं, और मैं देख रहा हूँ वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये आपके काफ़ी ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए. द रियलिटीज़ हम देखते हैं कि पॉडकास्ट में वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है. ये कानून है, ये है, 2 महीने में रिलीफ, 4 महीने में ये, मैं ये कर सकता हूँ, मैं आपके खिलाफ ये करवा दूंगा, मैं दूसरी पार्टी को घुटने पे ला दूंगा. द रियलिटी इज़ डिफरेंट. तो अब जो बेस्ट एक्सपीरियंस होता है वो आप अपने पॉडकास्ट में डाल लें. दैट्स अ बेस्ट थिंग यू आर डूइंग. Thank you. कोशिश भी यही है. And then, advocates can sound like friends. This is also that I'm trying to prove. Yes, they are friends. They are friends. वो बन सकते हैं. शायद लीगल चैप्टर के साथ मैं यही बताना चाहती हूँ. They could be different people you meet, लेकिन हेल्प मिल जाएगी. Find the right people, or right people are always around us. Thank you for watching this, and wait for another episode. My name is Divya.